आपने 270 लोगों के नाम दिए हुए हैं कि इनको शहीद किया गया। हमने कहा है कि इतनी लाशें हैं, इतने मिसिंग हैं, जो 270 मुतजावज होता है। उससे तो हमारा ये व्यू है कि जो मिसिंग है वो भी शहीद हो गए हैं। अच्छा। और उनकी लाशें जो है ये गायब कर दी गई हैं। अभी ये लगभग एक साल से, बल्कि सॉरी हाँ 1 साल से ऊपर हो और गया, सवा उसमें साल हो गया, अभी तक नहीं पता उनका जो मिसिंग है। नहीं, इसलिए हमारा ये था, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है। और वो इस तरह से में पहला मुल्जिम शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, दूसरा मुल्जिम जो है वो अपना इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब है, तीसरा मिनिस्टर स्टेटमेंट दी थी कि मोहसिन नकवी बचा है। तीसरा मिनिस्टर जो है वो आसिफ ख्वाजा आसिफ है, चौथा मिनिस्टर जो है ताहिर है, आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद है, डीआईजी ऑपरेशंस है, एसएसपी ऑपरेशंस है, फिर बाकी फोर्स है, और 10वें नंबर पर है वो बंदे इंटेलिजेंस के जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया। ये हमने दिस इज आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम ऑन मैं इसी को आपसे पूछूं, क्या ये लिस्ट अवेलेबल है कहीं पे, ऑनलाइन भी आपने दी है कहीं पर कि ये आप जिस वक्त कहें मैं आपको इस तरह से, ये तो अदालत का रिकॉर्ड चाहिए होगी ताकि मैं वो अपने प्रोग्राम में इसके साथ एविडेंस लगा लूं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के ऊपर 14 अपोजिशन ने कहा था कि आप देखिए 270 से 12 लाशों के ऊपर आ गए, और बहुत से साथियों ने कहा वो उन्होंने कहा। सुन लिया आपने लतीफ कोसा की गुफ्तगू के, उन्होंने डी चौक के हवाले से भी बात करी है, और उन्होंने इमरान खान के सेहत के हवाले से भी उन्होंने बात करी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने सारे राजों से पर्दा उठा दिया है, जिसमें उन्होंने जो पीटीआई के साथ, जो पीटीआई वर्कर के साथ जो कुछ हुआ है डी चौक कत्लेआम पर, उन्होंने वो सारी बातें जो है ना आवाम के आगे रख दी है। उन्होंने जो मैंने आपको शुरू में जो क्लिप सुना है और उसके बाद की क्लिप जो मैं आपको सुनाने जाऊंगा, उससे आपको काफी फर्क नजर आएगा, और इस चीज से आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर किस तरीके से 9 नवंबर को और इससे पहले भी जो 9 मई को किस तरीके से लोगों पर जुल्म हुआ है। इन जो मौजूदा लीडरशिप की वजह से इन पर कितना जुल्म ढाया गया है, और मौजूदा लीडरशिप की बुजदिली की वजह से किस तरीके से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरा एक आसान सा लफ्ज अगर देखा जाए तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी जो है ना उन्होंने बात की कि वो जेल में किस तरीके से उन्होंने जेल गुजारी है, और बामुकाबला इमरान खान ने कैसे जेल गुजारी है। फिर उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बात की कि वो जब वो जेल में थे तो उन्होंने किस तरीके से जेल गुजारी है, किस शाहाना तरीके से उन्होंने जेल गुजारी है। जेल सुपरिटेंडेंट जब भी उनसे आसिफ अली जरदारी से जब जेल में मुलाकात करने जाते थे तो जेल सुपरिटेंडेंट कमरा खाली कर देता था, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से उन्होंने सारे राजों से पर्दा उठा दिया, और कुछ जो मेन पॉइंट है उनसे उनसे कहने से उन्होंने गुरेज किया। जब उनसे तारिक अजीज ने जब उनसे सवाल किया तो उस पर उन्होंने गुरेज किया कि मैं ये जवाब में नहीं दे सकता, मुनासिब वक्त नहीं है ये। बार बार हर जलसे में आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि मैंने जो सख्त जेल काटा है, ऐसा कोई नहीं काट सकता। लेकिन ये लतीफ कोसा की ये जो वकील है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील नहीं है, बल्कि ना उनके टिकट पर लड़ा जरूर है, लेकिन आसिफ अली जरदारी का वक्त था, उनका भी वकला रह चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वकला रह चुका है। ये हो गया, एतजाज एहसन हो गया, वो पीपल्स पार्टी के वकला रह चुके हैं, लेकिन अब ये इमरान खान के साथ है। फिर जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो उस पर जब 9 मई के मामला जब हुए पाकिस्तान में तो उस पर काफी पाबंदियां थी लोगों पर, लेकिन जो पाकिस्तान की लीडरशिप है तो इसलिए इमरान खान ने ये काट खेला कि वकला को मैदान में उतारा और उनको वकला को टिकट दिए, तब जाके लतीफ कोसा इमरान खान के कहने पर और इमरान खान की वजह से वो जीत गए। दूसरा, तारिक अजीज ने उनसे अहम सवाल किया जो आपने सुना भी होगा इससे पहले के, जिसमें तारिक अजीज इनको कहता है कि आपने जिले शाह की घर आप नहीं गए, हालांकि आपने जब आपने वोट मांगना था आवाम से तो अपने हल्के में, तो आपने आवाम को यह कहा था कि जिले शाह उनके साथ भी इजहार यकजहती करनी चाहिए, लेकिन आप जब जीते हुए उस वक्त से लेकर अभी तक आप उनके घर उनके जो ना घर नहीं गए और उनके घर वालों से आपने मुलाकात और ताज़ियत नहीं की। जिस पर लतीफ कोसा का मजीद क्या कहना था और आसिफ अली जरदारी के हवाले से और मजीद क्या गुफ्तगू वो आपके सामने रखा हूँ मुख्तसर से क्लिप, ये जरा सुनिए ये क्या कहता है लतीफ कोसा। उनको जो हॉस्पिटल में मैं तो उनका वकील रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो उनको पूरा फ्लोर मिला हुआ था और जो मराहत थी वो तो खैर करीब भी नहीं है जो इनको है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद जो है जेल में रहे जब, तो उनको कितनी मराहत मिली हुई थी। जरदारी साहब के बारे में जो कहा जाता है कि पिम्स हॉस्पिटल, फिर उसके पीछे कोठियां, बंगलों के अंदर रिहाइश इख्तियार करना, और फिर ताने इमरान खान साहब को देना कि औरतों की तरह तुम रो रहे हो, और फिर वो कैचअप वाले किस्से कि कैचअप कम हो गई तो कैचअप के ऊपर शाउट कर गए, ये सच्चे किस्से हैं कि फिर जरदारी साहब ने क्या जेल काटी? फिर जेल तो इमरान खान साहब काट रहे हैं और फिर उनको ताना दे रहे हैं कि औरतों की तरह तुम जेल जो है वो काट रहे हो। मेरे ख्याल में जरदारी साहब की एक मुकाम पर जिस पर है उनको जेब नहीं देता, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनको इन चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं जरदारी साहब का वकील रहा हूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या पुरताइश किस्म की जेल मुयसर थी। सुन लिया आपने लतीफ कोसा की गुफ्तगू, लेकिन अगर इमरान खान की सेहत और उस मामला से जुनैद अकबर ने गुफ्तगू की है मीडिया से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है बजरिया कि सुहेल आफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए अब वो एक नई फौज बनाने जा रहा है और जद्दोजहद करने के लिए तैयार है ताकि किसी तरीके से ईद से पहले या ईद के बाद फौरन ही इमरान खान की रिहाई हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को इससे पहले ईद से पहले उनको रिहाई मिल सकेगी, या उनको जो है ना ईद की नमाज जो जेल में अदा और बाजमात अदा करने की इजाज़त उनको मिल सकेगी? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन ना ही हुकूमत की जानिब से आया। लेकिन ये जिस तरीके से ईद करीब आएगा, ये सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये आजकल बहुत बड़ा सवाल है, ये बना हुआ है कि क्या इमरान खान की अगर रिहाई नहीं हुई तो उनको गालिबन छठी या पांचवी ईद है जब वो जेल में गुजार रहे हैं, तो उनको जो ईद की नमाज है वो बाजमात नहीं पढ़ने दी जा रही, तो क्या इस दफा पढ़ने की इजाजत उनको मिलेगी या नहीं? लेकिन जैसे सुहेल आफरीदी और ये तो कोशिशें तो कर रहे हैं ताकि इमरान खान की रिहाई हो, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर भी क्या होता है। अगली खबर आपके सामने असद तूर के हवाले से रखता हूँ। उन्होंने इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि इमरान खान वो जेल से निकलते ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और जैसे ही वो जेल से निकलेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे या उनकी जेल से रिहाई होगी, फिर उसके बाद वो जो हुकूमत ने, अपोजिशन ने और जोन सी जमातों ने उसके साथ जो कुछ भी किया है और उनके आंख के मसले को जो ज्यादा उठाया गया है और इनको किन हालात में रखा गया है, तो वो ये बाहर निकल कर सारा बयान कर देगा और पाकिस्तान की इससे ज्यादा जगहसाई होगी कि क्योंकि वो एक मुल्क के वजीर आजम है और वो अगर सारे मामलात बयान करेगा कि हमारे साथ हुकूमत ने क्या क्या किया है और जेल से निकलते हुए जो अंदर की सूरत हाल है। अब क्योंकि इमरान खान के साथ तो मुलाकातों पर भी काफी पाबंदियां हैं, तो मुलाकातें भी नहीं हो रही, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा वो अपने हवाले से कई इंकशाफात करेगा और ये कहेगा कि हम पे जेल में क्या क्या जुल्म होता रहा है, तो वो सारा मामलात रखेगा। फिर इसका तयन ये खुद करेंगे और कि हमने आने वाले दिनों में जब हमारी हुकूमत आएगी तो हमने क्या इस इनके भी लोगों को जेल में डालेंगे या क्या करेंगे, वो तो खैर इमरान खान खुद ही वो जो है ना फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो असतूर कहता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है। आंख की जो बिनाई है वो भी चली गई है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के हालात ये बयान करेगा तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी मौजूदा हुकूमत की, कि एक साबिक वज़ीर आज़म को इन्होंने किस तरीके से जेल में रखा हुआ है। अगली खबर आपके सामने जुनैद अकबर के हवाले से रखता हूँ। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्टी के अंदर भी सारे जो लोग हैं वो मुत्तहिद है। लड़ाई तो अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर सबको मौका देंगे। इख्तिलाफात तो होते हैं, जब मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग और मेरे जैसे मिडिल क्लास का जो सूबे का सदर बन सकता है और चीफ मिनिस्टर भी एक मिडिल क्लास का हो, तो बाकी पार्टियों में तो ऐसे नहीं होता। और बाकी पार्टियों में तो बच्चों को और अपने बेटों को ही जो है ना बड़े ओहदों से नवाजा जाता है। लेकिन इमरान खान ने मुझे जो है ना मिडिल क्लास के हूँ मैं, मुझे जो है ना सूबाई सदर बनाया, और सुहेल आफरीदी मिडिल क्लास का है लेकिन उनको वज़ीर आला बनाया है। ना कि कोई उन्होंने ना अपने कोई बेटे को, ना किसी अपने रिश्तेदार को बनाया, बल्कि जो मिडिल क्लास के हैं और जो बाहर के लोग हैं उनको जो है ना लीडरशिप बनाया, और ना कि कोई अपने घर का बंदा बनाया। जुनैद अकबर मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। पार्टी के नीचे सारे मुत्तहिद हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो ये नेचुरल है, उसमें इख्तिलाफ होती है। जब मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग सूबाई सदर बन जाते हैं, जब सुहेल आफरीदी जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग सूबाई सदर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो बाकी पार्टियों में तो सबको पता होता है कि मरियम नवाज ने बनना है, उसके बेटे ने बनना है, फिर उसके बेटे ने बनना है, पहले उसके वालिद था, इसी तरह बिलावल का, इस तरह मौलाना साहब, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं तो वो खानदान में पहले से इलेक्शन से पहले पता होता है कि किसने चीफ मिनिस्टर बनना है, किसने पार्टी का चेयरमैन बनना है, किसने सूबाई सदर बनना है। इसी तरह हर बंदा जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ रखता है, तो कभी इससे आपने न घबराना है और ना इसी प्रोपेगेंडों में आप लोगों ने आना है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन ऐलान किया था, हमें सुन लिया आपने जुनैद अकबर की गुफ्तगू के उन्होंने क्या कहा है। अगली खबर आपके सामने इख्तियार वली के हवाले से रखता हूँ। गुज़िश्ता रोज बातें की है वो सब आपके सामने, कोई आपसे ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फिर आज उन्होंने उनकी एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें वो पेट पर पत्थर रख के, बल्कि ईंट बांध कर जो है ना वो पार्लियामेंट में दाखिल हुए हैं। उसमें वो उन्होंने क्या क्या बातें की है और उनका क्या कहना था, उधर आप छोटी सी क्लिप सुने ताकि आपको उस चीज का अंदाजा हो जाए कि ये अपने दौरे हुकूमत में क्या कहते थे। जब उनके पास, जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, अब जब हुकूमत में है तो क्या कहते हैं। जब हुकूमत में थे वो तो मैं आपके सामने पहले रखता हूँ कि किस तरीके से ये जो ना बातें कर रहा है। और इनकी जो सीनियर लीडरशिप जो एक रुकन है पार्टी के, उन्होंने जो ना लाइव प्रोग्राम में ये कह दिया था कि हमें जो है किसी से डर नहीं। अगर हम आपने 55 रुपए तो पेट्रोल बढ़ाया, अगर हम 110 रुपए बढ़ाते तो आप क्या कर लेते। ये तो इनके हाल है। लेकिन ये जब हुकूमत में नहीं थे तो ये इस वक्त क्या हरकत कर रहे थे, ये जरा वीडियो देखें। देख लिया आपने अख्तियार वली की गुफ्तगू, और वो उन्होंने किस तरीके से पेट पर पत्थर बांधकर जो है ना दाखिल हुआ है असेंबली में।
अगली खबर आपके सामने मशरिक वस्ता के हवाले से रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो खुलकर ऐलान कर दिया, उन्होंने नेटो को भी धमकी दी है और दूसरी जानिब अब वो उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक़्त अब किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने नेटो को भी धमकी दी है, क्योंकि नेटो भी अब इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। उन्होंने 5 ममालिक से जो है ना अपील की है कि मेरी मदद की जाए, मतलब हमारी मदद की जाए। जो ईरान के साथ जो मामला ये समझ रहे थे कि ईरान भी जो है ना हल्का मुल्क है और हम फौरी जो है ना वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने के बाद हम उस पर ईरान को टेक ओवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वहाँ की आवाम और वहाँ के जो टॉप लीडरशिप है वो डट गई इस बात पे। इतने खून रेजी के बावजूद भी वो अपनी इस बातों पर वो डटे हुए हैं और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बेबस है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में 17वां रोज हो गया और ये जंग जारी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। खबरें और भी है, लेकिन मुझे यहाँ से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।